चलिए देखिए, आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी का जो एमसीक्यू बहुविकल्पी जो प्रश्न है, आज उसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। हाँ, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, साथ में लिखते चलें। प्रकाश तरंगों, बात ना करें, ये सब पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। ठीक है, चार ऑप्शन इसके देखें। पहला है ध्रुवण के कारण, ध्रुवण के कारण। बी है विवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। सी है व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण के कारण। और डी है अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं इसके। आपको बताना है इनमें से कौन है जो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति को बतलाता है। ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन। बताएंगे? बताइए कौन सा प्रकाश का ये सब। देखिए, चारों प्रकाश की ही घटना है। प्रकाश के इस कौन सी घटना के अंदर आपको पता चलता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ के रूप में चलती है? पढ़े हैं? अगर आपको याद दिलाएं तो जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश तरंगों की प्रकृति या प्रकाश तरंगों का संसूचन, दोनों चीज एक ही है। उसमें देखिएगा ऐसे हम बनाए थे डायग्राम, और दोनों को एक अक्ष पे रखे थे ऐसे, याद आ रहा होगा आपको। और इनको ऐसे बनाए थे और इसको ऐसे बनाए थे, याद आया? ठीक है, समझ में आई बात? यहीं पर हमने क्लियर किया था कि प्रकाश अनुप्रस्थ के रूप में चलता है। अब तो बता दो, ये फिगर किस वाले में बना था? हाँ, ध्रुवण। ध्रुवण के कारण पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ के रूप में चलती है। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज ना रहिए। जब आप पढ़ेंगे उसमें एक हेडिंग लिखा गया होगा प्रकाश तरंगों की प्रकृति, लिखा है ना। उसमें जब पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ के रूप में चलती है। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन है ध्रुवण के कारण। ठीक है, नोट कर लिए? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जल की सतह पर, जल की सतह पर तेल की पतली पतली परत बिछी हुई है, तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य, सूर्य के प्रकाश में
इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। अब इसमें 4 ऑप्शन है। ए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दूसरा है प्रकाश का ध्रुवण। नंबर 3 है प्रकाश का व्यतिकरण। नंबर 4 है प्रकाश का विवर्तन। आप बताएं चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ध्यान से सुने। प्रश्न है, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। अगर जल है और उसके ऊपर तेल का 1-2 बूंद गिरा दीजिए। देखा भी होगा आपने, जब तेल गिराएंगे तो तेल पूरा ऊपर क्या होगा, फैल जाता है। ठीक है। जब सूर्य की प्रकाश इस पर सतह पर पड़ती है तो उस सतह पर देखिएगा सुंदर रंग दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं ना। तो वो अलग अलग सुंदर रंग जो दिखाई देते हैं वो किस घटना के कारण होते हैं। चारों प्रकाश की ही घटना है। इन चारों में से कौन सी घटना वहां पर होती है जिससे वहां पे सुंदर सुंदर रंग दिखाई देते हैं। आपको कौन सी घटना होती है बताइए। बताइए। वर्ण विक्षेपण कब होता है? जब प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है। ठीक। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कोई चांस नहीं बनेगा। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? प्रकाश के ध्रुवण में प्रकाश की किरणें अध्रुवित से जब ध्रुवित होती है, यह घटना होती है ध्रुवण में। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल। अब बचा 2, व्यतिकरण और विवर्तन। विवर्तन में प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण किनारों की ओर क्या होती हैं, तो विवर्तन भी खत्म। अब बचा कौन? व्यतिकरण। क्योंकि व्यतिकरण में तरंगें एक दूसरे से क्या करती हैं, अध्यारोपण करती हैं और नई तरंगें बनाती हैं। और उस तरंग की अगर विस्थापन ज्यादा हो गया तो तीव्रता, इसीलिए वो चमकने लगता है अलग अलग कलर में। समझ में आ गई बात? तो कौन सी घटना हो रही है वो? व्यतिकरण। समझ में आ गई बात? कहीं भी पानी या जल के ऊपर आप तेल का बूंद डालेंगे और उसके ऊपर ध्यान से देखिएगा अलग अलग कलर दिखाई देगी, तो समझ लीजिए कौन सी घटना हो रही है, व्यतिकरण। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड में है, निम्न में कौन वैद्युत निम्न में कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना, शब्द को पूरा पढ़ा करना, नहीं तो आधा अधूरा छूट जाएगा। प्रकाश तरंगें, पहला
दूसरा है रेडियो तरंगें, रेडियो तरंगें। तीसरा है एक्स किरणें। चौथा है ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंगें। बताइए कौन ऑप्शन होगा इसमें से? सुखैती करके मत बोलना, ठीक है भाई। चार है, चार लोग एक एक बोलोगे तो कोई एक सही होगा उसमें, ठीक है। ईमानदारी से जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता हो उस आधार पे जब आंसर दोगे तो वह आंसर 100% सही होगा। लेकिन जो इधर उधर बोलते हो, कोई कह रहे पहला, कोई कह रहे तीसरा, कोई कह रहे दूसरा, कोई कह रहे चौथा, तो भाई चार है ना, तो चार में से एक होगा सही। लेकिन अपना कॉन्सेप्ट रहे। अगर मान लो एग्जाम में तुम कह दिए सर लास्ट वाला, और तुम्हारा पड़ोसी कह दिया ना दूसरा है, कर लोगे का लास्ट वाला? फंसा देगा, क्योंकि वो भी उतना ही जानता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुम उसकी बात सुनोगे का? नहीं सुनोगे, तुम लिखो अपना, हम अपना करेंगे। तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तब, नहीं तो फिर जैसे तुम वैसे वो। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। बताइए, तो बदल गया। अभी बोलिए चौथा, आप बोली पहला। देखें, चलिए ध्यान से सुनिए, आपको याद दिला दें, जब हम चैप्टर प्रकाश की किरण को स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले प्रकाश का डिफिनीशन लिखवाए होंगे, और वहां पर एक चार्ट बना था। उस चार्ट में देखिए, वहां लिखा गया है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम का वह भाग है। समझ में आई बात? यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें जितनी हैं उनके में से वह भाग जो आपको वस्तुओं को दिखलाने में मदद करता हो, ठीक है। और सबके सब विद्युत चुम्बकीय तरंगें थी उसमें। उसमें जब नाम पढ़ेंगे तो आपको रेडियो तरंग भी मिलेगा, है ना। उसमें एक्स किरण भी है, उसमें प्रकाश तरंग भी है, इसी को तो प्रकाश कहते हो। तो ये सब के सब क्या हैं? ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं, ठीक है। कौन नहीं है? ध्वनि। ये प्रकाश से अलग है बाबू। प्रकाश खुद विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग में ये सभी तरंगें आती हैं। तो ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ये ध्वनि तरंग है। अगर ऐसे ध्यान से समझो तो आपको दिख रहा है कि ये प्रकाश से क्या है? अलग है, नहीं है। तो वही तो पूछ रहा, कौन नहीं है? तो ऑप्शन कौन होगा? ध्वनि तरंग। बाकी सब विद्युत चुम्बकीय तरंग में आते हैं, क्योंकि सब प्रकाश के ही भाग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बात ना करो। अगला क्वेश्चन है, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है। प्रकाश की कौन सी घटना है जो उसके तरंग को अनुप्रस्थ तरंग बतला रही है? पहला व्यतिकरण, ठीक है। दूसरा विवर्तन, तीसरा ध्रुवण, चौथा अपवर्तन। देखिए पहला ही क्वेश्चन फिर चौथे नंबर पे आ गया है, थोड़ा सा सेंटेंस बदला है।
तो जब भी अनुप्रस्थ तरंग की बात हो तो घटना कौन सी होगी? ध्रुवण। बहुत अच्छे। केवल आज ही के लिए नहीं समझ दिमाग में रखना, पेपर तक दिमाग में रहे। हो गया? लिखो लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, करा निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है हरा, चौथा है बैगनी। बताओ किस रंग का जल में चाल सबसे अधिक होगा? बताओ। देखो ये तो हमको पूरा मालूम है कि पीला और हरा पे कोई नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना? इसको कौन नहीं सोच रहा होगा, क्योंकि इसका कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। जिक्र केवल लाल और यही आपको फंसा रहा होगा, बैगनी या लाल। अब ध्यान से सुनो हमारी बात। आप सभी को पता है वर्ण विक्षेपण की जब क्रिया होती है तो सबसे ज्यादा कौन झुकता है? बैगनी। और कौन कम झुकता है? तो जो कम झुकेगा वो दूर तक जाएगा, और जो ज्यादा झुकेगा वो दूर तक जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो दूर तक जाएगा उसका वेग कम होगा कि अधिक? वेग अधिक होगा। और जो पास ही में झुक जाएगा उसका वेग, तो किसका वेग ज्यादा हुआ? समझ में आ गई बात? तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कंफ्यूज ना रहना। ठीक है, लाल का पवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम झुकता है, इसलिए लाल किरण दूर तक जाती है। इस पे कई एग्जाम्पल भी हमने बताया था। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, खतरे का सिग्नल लाल होना, बताया ना? तो लाल जो रंग होता है उसका वेग सबसे अधिक होता है। अब पेपर में कंफ्यूज मत रहना, कोई कहे हरा बैगनी मत सुनना। चलिए अगला प्रश्न, छह नंबर देखिए। कह रहा जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है,
करता है। तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। कौन सा? नंबर 1 तीव्रता, नंबर 2 चाल, नंबर 3 आवृत्ति, नंबर 4 तरंग दैर्घ्य। अब आप बता दो। ठीक है, अगर एक वर्णीय प्रकाश को विरल माध्यम से, निर्वात का मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाया जा रहा है, तो उस प्रकाश का कौन सा विलक्षण का मतलब गुण, उस प्रकाश का कौन सा गुण है जो नहीं बदलेगा? कौन सा होता है? आवृत्ति। तीव्रता बदल जाएगी, चाल बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, करा प्रकाश ऋजु रेखा में गमन करता प्रतीत होता है, क्योंकि ऑप्शन देखें। पहला है यह वायुमंडल द्वारा अवशोषित नहीं होता। दूसरा है इसकी चाल बहुत अधिक है। सी इसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। डी यह वायुमंडल के ऊपरी भाग से परावर्तित हो जाता है। अब बताओ, ये ऑप्शन तो दिमाग जाम कर रहा होगा आपका, सही है ना? अब इसमें तुक्का काम नहीं कर रहा होगा। ध्यान से समझो प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है प्रकाश ऋजु रेखा का मतलब सीधी रेखा, ऋजु का मतलब होता है सीधा, रेखा के रूप में गमन करता प्रतीत होता है। मतलब कौन सा इसमें चारों में से कौन सा है, अगर उसको प्रकाश फॉलो करे तो लगेगा कि वो एकदम सीधी रेखा में चल रहा है। कौन सा? तो देखो, पहला ऑप्शन को समझो,
कह रहा यह वायुमंडल द्वारा अवशोषित नहीं होता है। तो प्रकाश अगर वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो रहा हो या ना हो रहा हो, वह प्रकाश के गमन पथ को डिसाइड नहीं करेगा। भाई अगर वो अवशोषित होता तो किसी भी गमन पथ से आता तो अवशोषित हो जाता, या नहीं होता तो नहीं होता। तो अवशोषण करने की जो यहाँ पर प्रवृत्ति है वायुमंडल की, वह उसके पथ को डिसाइड नहीं करेगी। तो पहला ये तो फिक्स है कि ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा, चौथा देखो, कह रहा है कि यह वायुमंडल के ऊपरी भाग से परावर्तित हो जाता है। वायुमंडल क्या है? हमारे चारों तरफ का वातावरण, यही है ना, इसी को ना वायुमंडल कहते हो। तो अगर सूर्य से प्रकाश आती और वायुमंडल के ऊपरी सतह से परावर्तित हो जाती तो हम तक कहां से आती? तो ये झूठ बोल रहा है ना, तो यो गलत हो गया। सही है। अब बचा दो ऑप्शन। इसमें एक ऑप्शन देखो लिखा है, इसकी चाल बहुत अधिक है। नो डाउट प्रकाश की चाल अधिक होती है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में, अरे भाई अगर इसको चाल अधिक है तो ही तो ऐसा हूं चल सकता ना तेज से, सही है कि नहीं चल? तो इससे भी डिसाइड नहीं होगा कि ये सीधी रेखा में चल सकता है। अब बचा कौन? सी। अब सी कैसे डिसाइड कर रहा है वो समझो। देखो आप सभी को पता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ के रूप में चलता है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है जी? ऐसे जब इस तरह तरंग बने तो इसी को अनुप्रस्थ कहते हैं, इसे बोलते हैं श्रृंग, और नीचे वाले को बोलते हैं गर्त। और दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्या है? तरंगदैर्घ्य। कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य बहुत, अगर बीच की दूरी बहुत कम हो जाए तो ये आपको ऐसे ऐसे दिखेगा ना, इसे इसे, तो ये कैसा दिखेगा? सीधी रेखा के रूप में नहीं दिखेगा। जब तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा हो जाएगा तो आपको पर ये कैसा दिखेगा? सीधी रेखा नहीं दिखेगी। तो इसलिए ये सी वाला जो ऑप्शन है आपका सही है। क्लियर? ऊपर है 5-6 नंबर हो गया ना? सात नंबर भी हो गया जी, देख लो बेटा ना। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है लाल प्रकाश का पुंज, लाल प्रकाश का पुंज प्रयुक्त करके करके एक एकल स्लिट, एक एकल स्लिट द्वारा द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया गया है, प्राप्त किया गया है। यदि लाल प्रकाश को, यदि लाल प्रकाश को
नीले प्रकाश से, नीले प्रकाश से विस्थापित किया जाए, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है, एक छूट गया था इसमें, एक मिनट। एक एकल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया गया है। यदि लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित किया जाए तो क्या होता है? तो क्या होता है? ठीक है जी, 4 ऑप्शन है, देखिए। विवर्तन प्रतिरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बी है विवर्तन, विवर्तन फ्रिंजें पतली तथा पास पास हो जाती हैं, हो जाती हैं। विवर्तन, विवर्तन फ्रिंजें चौड़ी तथा दूर दूर हो जाती हैं। और चौथा है विवर्तन फ्रिंजें चौड़ी तथा पास पास हो जाती हैं। बताइए, 4 ऑप्शन है, ये भी आपका दिमाग जाम कर रहा होगा। ठीक है? देखिए, समझिए, कह रहा है लाल प्रकाश पुंज का प्रयोग एक वर्णी स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त करने में किया गया है। मतलब लाल प्रकाश पुंज को, ठीक है, एकल स्लिट पर डाल करके विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया गया। अब उस लाल रंग को जगह पर अगर हम बैगनी रंग को डाल दें तो विवर्तन प्रतिरूप में क्या परिवर्तन आएगा? अरे वही नीला ही डाल दें तो क्या परिवर्तन आएगा? बताइए, है? बताओ, विवर्तन प्रतिरूप क्या होता है? अगर मान लो ये स्लिट है, ऐसे पड़े हो ना, ऐसे, और यहाँ पर पर्दा है, यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, और यहाँ पर हम बात करते हैं पी को रखकर, पता है ना। अगर यहाँ पर लाल रंग जा रहा है तो लाल रंग यहाँ पर पहुंचा, लेकिन अगर इस लाल रंग को हटा दिया जाए और उसके जगह पर बैगनी या नीला रंग डाल दिया जाए तो क्या ये प्रकाश यहाँ पर जाएगा? उससे कम दूरी पे जाएगा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक लाल से कम होता है, ज्यादा होता है। बैगनी या नीला का अपवर्तनांक लाल से अधिक होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा नीचे की तरफ झुकेगा, केंद्र की ओर। ठीक है,
और केंद्र की ओर झुकने के कारण इनके जो फ्रिंज बनती हैं, पट्टियां जो बनती हैं, ये ऐसे, ये पट्टियां बहुत पास पास होने लगेंगी और चौड़ाई भी कम होने लगेगी। ठीक है, तो अब बताओ कौन ऑप्शन मिला इसमें? हाँ, विवर्तन फ्रिंजें पतली हो जाएंगी और वो एकदम पास पास हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे घुमा दे कि बैगनी प्रकाश पुंज से को एकल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया गया, अगर उसे लाल रंग के पुंज से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ जाएगी और उनके बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये वाला सी, विवर्तन फ्रिंज चौड़ी हो जाएगी और दूर दूर हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। अरे बहुत देर लिख रहे हो जी तुम लोग। देखो अब मिटा दिए, पूछ रहे हैं तो बोल ही नहीं रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, है एकल स्लिट विवर्तन में एकल स्लिट विवर्तन में स्लिट की चौड़ाई घटा देने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी? एक, बढ़ेगी, बी, घटेगी, सी, अपरिवर्तित होगी, अपरिवर्तित रहेगी, डी, अनिश्चित होगी। अनिश्चित, बताओ कौन होगा? ध्यान से सुनो, कह रहा है एकल स्लिट विवर्तन में अगर स्लिट की चौड़ाई को कम कर दिया जाए, ठीक है जी, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी? स्लिट क्या होता है? एक रेखा छिद्र। आपको हम बता दें, विवर्तन प्रतिरूप तभी प्राप्त होता है जब स्लिट का छिद्र जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्या हो? बराबर हो। इतना पता है ना? अगर इस छिद्र को और छोटा कर दोगे लैम्डा से तो विवर्तन प्रतिरूप और ज्यादा होगा, मालूम है ना? तो जब विवर्तन प्रतिरूप बढ़ेगा छिद्र को छोटा करने पे, तो स्लिट यहाँ पर जो केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा पर्दे पर वो भी क्या होगा? चौड़ा होगा ना। तो इस कारण अगर स्लिट की चौड़ाई घटा दोगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अरे भाई यहाँ पे पर्दा रखा गया था ना, तो देखो जब ये दोनों बराबर थे, देखो तो तरंगाग्र ऐसे चल रहे थे और ये हल्का हल्का आपको दिख रहा था, ठीक। लेकिन अगर इसी चौड़ाई को और कम कर दें तब ये ऐसे दिखने लगा था, ऐसे, पता है ना? तो जो यहाँ पर फ्रिंज बनेगा उसकी चौड़ाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है,
चौबे जी बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ वो खेला लो। हाँ ठीक है, चलो शांत रहो। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य नंबर 1 घटेगा, नंबर 2 बढ़ेगा, नंबर 3 आवृत्ति बढ़ेगी, नंबर 4 न तो तरंगदैर्घ्य न ही आवृत्ति बढ़ेगी, बदलेगी। बताइए, लैम्डा का मतलब होता है तरंगदैर्घ्य, मालूम है ना? हाँ, तो न तो तरंगदैर्घ्य न ही। अब आप बताओ, प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, यानी विरल माध्यम से, क्लियर है ना? जब विरल से सघन में जाती है तो चाल बढ़ता है घटता है? हाँ, चाल बढ़ेगा घटेगा जी? अरे तेरी, विरल से सघन में जब प्रकाश जाएगी तो उसकी चाल बढ़ेगी घटेगी? हाँ, अरे का पड़ा तड़ल मुसमरवा खाई लेता लो है। बता, इतना नहीं समझ बाटे कि विरल से सघन में तुमके अगर हम रोडे पे दौड़ाई और वही रोडे पे पानी भर के दौड़ाए, हैं? बताओ, सूखा रोड पे दौड़ाए या पानी भर के दौड़ाए, किसमें तेज दौड़ोगी? तब तो जब पानी हो जाएगा तो सघन माध्यम हो जाएगा ना, तो कांच सघन है और सघन माध्यम में जब भी प्रकाश जाएगी तो चाल क्या होगा? घटेगा, और जब चाल घटेगा तो तरंगदैर्घ्य भी घटेगा। ठीक है, चाल अगर घटती है तो तरंगदैर्घ्य भी घटता है, तो कौन सा होगा? क्या आप पढ़ लिख रहे हो तुम लोग, पढ़ी हुई चीजें भुला जा रहे हो। जब मजाक में पढ़ोगे ना तो मजाक बन जाओगे, कोई चीज समझ में नहीं आएगा। और जब किसी चीज को सीरियस समझोगे तो लास्ट तक याद रहेगा तुमको। लेकिन तुम लोग क्या है, बस ये देखते हो कि हम कह रहे हैं अगला हंस रहा है, बस पढ़ाई पे तो ध्यान है नहीं एक पैसे का। ये कई बार मैं बता चुका हूं कि जब माध्यम बदलता है तो चाल बदल जाती है। अगर विरल से सघन में जाएगा तो घट जाएगी। एग्जाम्पल भी मैं दे दिया हूं कि सूखे रोड पे दौड़ो, पानी भर के दौड़ो, चाल किस में ज्यादा रहेगी? सूखे रोड पे, यानी विरल में। जैसे ही सघन होगा चाल घट जाएगी। वही कॉन्सेप्ट यहां लगाओ, वही तो है ना। हवा से कांच में जा रही है, कांच क्या है? सघन है हवा के तुलना में, तो चाल घटेगी। चाल घटेगी तो तरंगदैर्घ्य भी घटेगा। कोई तरंगदैर्घ्य है क्या? दूरी है। तरंगदैर्घ्य क्या है? दूरी ही तो है। तो अगर कोई आदमी तेजी से चलेगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा, धीरा चलेगा तो दूरी कितना तय करेगा? कम। तो जब चाल कम तो दूरी भी, तो चाल कम तो तरंगदैर्घ्य दूरी है, दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी।
तो कुछ चीजें होती हैं जिसको दिमाग में रखा करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ाई पर फोकस करिए। 3 महीने एक्सेस आपके पास हैं और इसमें आप मजा कर रहे हैं। अगर पढ़ी हुई चीज हमको नहीं आ रही है तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जो चीज हम पढ़ चुके और वो चीज बोर्ड पे आ रही है और हम नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। समझ में आई बात? किसी बहुत बड़े शास्त्री ने एक बात कही थी कि जो मूर्ख अगर ये समझ जाए कि हम मूर्ख हैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी है वो, लेकिन जो मूर्ख अपने को मूर्ख नहीं समझता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो महामूर्ख है। तो अगर हम अपने को जान रहे हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, उस कमी को अगर हम जान रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सुधार हो जाएगा। लेकिन अपनी कमी को आप खुद नहीं जान रहे हो तो वो कबो सुधार नहीं होगा। इसलिए अपने अंदर जो कमियां हैं उस कमियां को जानिए और उसे निकालिए। तो आप लोग वो काम कर नहीं रहे हो। किसी ने नहीं सोचा, मैं पूछ रहा हूं बार बार, बताओ चाल घटेगी बढ़ेगी, तो कुछ लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर। कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हो। अब सोचो क्या पढ़ रहे हो। पढ़ने वाला बच्चा इस छोटा सा क्वेश्चन को जो थोड़ा टफ था या घुमावदार था उसको तो मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इसको कौन बड़ा एक्सप्लेन था? चाल घट जाएगी, सर तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। क्यों? चाल घटने से दूरी कम हो जाती है और तरंगदैर्घ्य दूरी ही तो है। पेपर नजदीक है, अभी आप लोग एंजॉय कर रहे हो। ग्यारह नंबर देखो, कर आप 6500, ठीक है, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए एकल झिर्री के कारण प्रथम विवर्तन निम्नलिखित 30 डिग्री पर प्राप्त होता है। तो झिर्री की चौड़ाई है। अब झिर्री की चौड़ाई कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 3250 एंगस्ट्रॉम, बी है 1.3 माइक्रोमीटर, सी है 5.4 × 10⁻⁴ किलोमीटर और डी है 1.2 × 10⁻² मीटर। ध्यान से सुनना, प्रश्न है 6500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए, जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य दिया गया है 6500 एंगस्ट्रॉम। एकल झिर्री के कारण वह प्रकाश एकल झिर्री पर पड़ रहा है और पर्दे पर उच्चिष्ट निम्निष्ट बना रहा है, लेकिन कह रहा है कि जो प्रथम निम्निष्ट है वो कितने डिग्री पे प्राप्त हो रहा है? 30 डिग्री पे। मतलब समझो यहां पर पर्दा है,
यहाँ पर एक सिंगल झिर्री है, यहाँ पर विवर्तन बन रहा है, यहाँ पर बना केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है, इसको ऐसे मिला दो, एक केंद्रीय उच्चिष्ट हो गई। इसी को हम लोग एक इस तरह से दिखाए थे बड़े से, याद है ना। और इसकी चौड़ाई हम लोग माने थे डी। इसके मध्य बिंदु से ये पॉइंट हमने मान लिया था ओ, और ये है सी। यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट बन रहा था, आपको याद होगा। ठीक है, कह रहा है यहां पर मान लो P है, यहां पर मान लो पहला निम्निष्ठ यहां बन रहा है। ठीक है जी, तो जब पहला निम्निष्ठ यहां बनेगा और केंद्रीय उच्चिष्ट है तो ऐसे बनता है ना, याद आया। तो इस निम्निष्ठ की जो कोणीय चौड़ाई है, यहां से इसको ऐसे मिला दो, ये कोण थीटा, इस ये पूछ रहा है थीटा, सॉरी पूछ नहीं रहा है, थीटा दिया है 30 अंश। ये दूरी थी x और ये कुल दूरी थी कैपिटल, यही था ना। तो ये कोण पूछ रहा था। ठीक है, तो सूत्र क्या था, थीटा बराबर जब हल करेंगे तो देखिए थीटा बराबर होता है लैम्डा बाई डी। ठीक है, प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए वैसे तो यहाँ n होना चाहिए, n लैम्डा डी, n का मान 1 रख देंगे। अगर द्वितीय निम्निष्ठ होता तो 2 लिखते, तृतीय निम्निष्ठ होता तो थीटा बराबर n लैम्डा बाई डी। चूंकि n की वैल्यू क्या है, तो थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई, हमें क्या चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, स्मॉल डी, यही ना। इस स्लीट की चौड़ाई क्या है, डी ही तो है, वही निकालना, तो इसको इधर भेज दो। तो डी बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई थीटा। लैम्डा का मान है 5900, सॉरी 6500, और थीटा का मान है 30। ठीक है, और ये एंगस्ट्रॉन में है, तो एंगस्ट्रॉन को क्या लिखते हो, 10⁻⁻, हाँ, एक एंगस्ट्रॉन को क्या लिखते हो, अरे दादा बोलो, एक एंगस्ट्रॉन कितने के बराबर होता है, हो गए ना, पढ़ाई होती है ना। अब कोई कहेगा हम सर बोलत रहनी है, बोलो कौन बोल रहा, अरे जा, एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 घात। अब तो हमको पूरा विश्वास हो गया 110% आप लोग का रिजल्ट कैसा आएगा। जिसको ये चीज नहीं पता, मतलब इतना न्यूमेरिकल पढ़ाते चले आए, हर न्यूमेरिकल में कहीं न कहीं ये मिल ही जाता है, एंगस्ट्रॉन, माइक्रोमीटर, ये सब आता नहीं है। और अब का बताएं, बताओ, हमार तो मरल पूरा बुद्धि हरियर हो गए, 0 0 कट गए, बाकी सब कैला 3 दूना है, हाँ 3 दूना 6 हो जाए ना, गलत होता का हो, थीटा 30 डिग्री है ना, कहीं गलत हो रहा है का, हमको स्मॉल डी निकालना था ना, ये भाई ये इसका सूत्र क्या आया था जी, यही आएगा n लैम्डा डी बाई थीटा। 35 का मान बताओ, कहाँ ही गलत हो रहा, हम्म,
देखा जाए कहाँ है दो, कहाँ है? हाँ यही तो है, कहाँ गई? गलत हो गया। चलो चलो बोलना तो, साइन थीटा बराबर एन लैम्डा बाई, सही है। अब देखो ध्यान से इसको, हमें डी चाहिए, डी को इधर कर दो तो डी बराबर हो जाएगा एन लैम्डा बाई साइन थीटा, सॉरी साइन, ये हो जाएगा एन का मान 1 और ये हो गया 6500 गुणे 10 पे माइनस बटे साइन 30, सही है ना। इसका गुणा होगा तो यही आएगा गुणे 10 पे माइनस, और ये हो गया 1 बटा, ऊपर चला जाएगा 2, हो जाएगा 2 गुणे 6500 गुणे 10 पे माइनस, गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 0, 2 5 0, 2 6 13, यही आएगा ना। गुणा करके देख लेना, गुणे 10 पे माइनस 1 2 3 4 अंक के आगे दशमलव लगा दो और 4 जीरो में जोड़ दो तो माइनस, ठीक है। और इसको क्या लिखते हो माइक्रो, आंसर कौन सही है दूसरा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12, यदि व्यतिकरण करने वाले, ध्यान से सुनना, यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप के, तो व्यतिकरण प्रतिरूप के महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा, का अनुपात होगा, ठीक है जी। ऑप्शन है 4 3 का, बी है 49 1 का, सी है 25 7 का, और डी है 2 5 6 8 1 का। ये ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों के तीव्रताओं का अनुपात, ये तीव्रता का अनुपात दिया है, तो कह रहा है व्यतिकरण प्रतिरूप के महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताइए। तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, दो तरंग हैं,
दोनों तरंगों की तीव्रता का अनुपात दिया है। मान लेते हैं पहले तरंग की तीव्रता है I1, ठीक है, और उसका मान है, और दूसरे तरंग की तीव्रता है और उसका मान है, ठीक है जी। अब देखो I1 बराबर क्या होता है, I1 बराबर क्या होता है, KA1 स्क्वायर, पढ़े है ना। तीव्रता जो होती है वह इसके बराबर होती है ना, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। समानुपाती चिन्ह को हटा के नियतांक लगाते हैं, याद है। जब व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण पढ़ा रहे थे तो जब परिणामी तीव्रता की जब टॉपिक पे आए थे तो वहां बताया था ना कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती है, और वहां पर हमने लिखा भी था कि देखो आई समानुपाती ए स्क्वायर, समानुपाती चिन्ह को हटाकर हमने के लगाया था। ये सब याद है, हैं? वो नहीं याद होगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पर आए तो I1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस I1 को क्या लिख सकते हैं, के A1 स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम इधर भेज दें तो A1 बराबर क्या आएगा, 16/K, किसमें, अंडर रूट आएगा ना। अच्छा यहां पर देखो, इसको अगर इसको निकालें तो क्या आएगा, KA2 स्क्वायर, ये, और यहां से ये बराबर है, यहां से अगर हम A2 निकालें तो करड़ी में आएगा 9/K, आएगा ना, सही है। अब देखो इसको और आगे अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा 4/करड़ी में, और ये हो जाएगा 3/करड़ी में के, क्या आएगा, ठीक है। अब महत्तम और न्यूनतम पे आते हैं। देखो आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम, पढ़े होगे, आयाम के पद में A1 प्लस A2 का, और न्यूनतम में A1 माइनस, पढ़े हो सूत्र ना, हाँ। A1 का मान दिया है 4/करड़ी में, A2 का मान दिया है 4/करड़ी में, 3/करड़ी में ये दिया है, नीचे 4/करड़ी में के माइनस 3/करड़ी में, समझ में आई बात। यहां देखो दोनों के हर में करड़ी में के है, दोनों को बाहर कर दो, जब बाहर आएगा तो इसका 2 घात के रूप में बाहर आएगा, तो जब 2 घात के रूप में बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/, क्योंकि ये करड़ी में है ना, और करड़ी पे 2 घात है, मतलब ऐसे आएगा, देखो इस तरह आएगा, ठीक। और अंदर बचा 4 धन, इसी तरह नीचे भी आएगा, देख लो 4 माइनस, आएगा नहीं आएगा इससे, देखो ये देखो दोनों बराबर है, ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया, दोनों पे 2 2 घात है, पूरे पे 2 घात, 7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 49 अनुपात कौन ऑप्शन, डी, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा, वही कह रहे हैं, यहाँ तो रहा नहीं है, पूछने पे इंगेस्टान में कितना होता है, हाँ उसके आगे कुछ आएगा नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13,
देखो इधर, दो प्रकाश तरंगों के समीकरण, दो प्रकाश तरंगों के समीकरण हैं, क्या है? y1 बराबर a cos ओमेगा t 8 है, y2 इक्वल टू है cos 6 cos ओमेगा t प्लस थीटा। ऐसे इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं में अनुपात होगा। ठीक है, ऑप्शन है 1:4:9, दूसरा है 1:7, तीसरा है 49:1 और चौथा है 7:। आपको बताना है। देखिए समझो इसको, कैसे करना, कैसे है, बहुत आसान है, ध्यान देना। दो तरंगों के समीकरण दिए गए हैं। प्रथम देखो, प्रथम तरंग का समीकरण y1 इक्वल टू 8 cos ओमेगा, यही है। इस समीकरण से हमें क्या क्या मिल जाएगा? क्या मिल रहा है यहाँ पर, बताओगे? आयाम इस समीकरण में कौन है? इस समीकरण में आयाम कौन है जी? इस समीकरण में आयाम किसको कहेंगे? 8। यही भाई समीकरण यही था ना, जब अध्यारोपण पढ़े होगे तो ऐसे ही था ना। तो ये आयाम और उसके जगह क्या है? तो 8 क्या है? आयाम है। किसका मान है? A1 का। समझ में आई बात? जो द्वितीय तरंग समीकरण दिया है वो क्या है? y2 इक्वल टू 6 cos प्लस यहां पर आयाम 6 है। देखो ये सब चीजें बताई गई हैं, आयाम मिलेगा, वर्तकाल मिलेगा, वृत्ति मिलेगी, कोणीय वेग मिलेगा, बताए थे ना सब भूल गया? इस पूरे समीकरण में इससे क्या क्या हमको मिलता है ये सब हमने लिखवाया भी है, बता भी दिया है। तो A1 A2 मिल गए। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में कह रहा है न्यूनतम पहले है, अधिकतम बाद में है, ये ध्यान जरूर देना। अगर अधिकतम पहले होता और न्यूनतम बाद में, तब तो अभी जो इसके पहले फार्मूला लगाए थे वही लगा देते, लेकिन यहां उल्टा है। तो I मिनिमम बटा I ऐसे हो जाएगा। मिनिमम का क्या होता है? A1 माइनस, और ये ये जरूर ध्यान देना, पहले कौन लिखा है उसी को ऊपर लिखना है, ठीक है? हाँ, अब A1 क्या है जी? 8 और A2 क्या है?
8 प्लस 6, बताओ 8 में 6 गया 2, 2 का स्क्वायर, 8 6 14 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर करोगे कितने आएगा ना। अरे भाई हम कहले 16 नहीं हो रहा, अरे कर ले रहे हैं, कहा जाता है 196 होगा, 196। चलो 4 से कटेगा, कटेगा ना, 4 इक्यावन, 4 चौके 4 नवा, अनुपात आया कितना, कौन सही है, हाँ पहला। करो करो, चलो चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 14 नंबर है, दो स्रोतों दो स्रोतों स्रोत है, दो स्रोत कला संबद्ध, दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगें उत्पन्न करती हैं। नंबर 1, एक समान तरंग दैर्घ्य। नंबर 2, एक समान, ए है थे बी होगा ना, एक समान आवृत्ति। नंबर 3, सी नियत कालांतर। और नंबर डी, बी व सी दोनों। बता दो, देखो कला संबद्ध स्रोत कौन होते हैं। जब हम व्यतिकरण की घटना पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा कि उसके पहले हम कला संबद्ध के विषय में बात किए थे, और कला संबद्ध जब हम बता रहे थे तो उसमें आपको यह भी बताया कि जब दो या दो से अधिक तरंगों की आवृत्ति समान हो और उनके कलांतर नियत हो तो वो दोनों तरंगें कला संबद्ध होती हैं। अब ऑप्शन दिख रहा होगा, आवृत्ति भी समान होनी चाहिए और कलांतर नियत होनी चाहिए, यानी बी और सी, यानी डी ऑप्शन सही है। पढ़ाते समय जो बोला जाता है थोड़ा कान में रखा करिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 लिख लो। कह रहा है 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश किरणों
के मध्य कोलांतर 180 डिग्री है। इनके मध्य पथांतर क्या होगा? ठीक है, देखिए अब एमसीक्यू के क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, अभी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आ गए। कहाँ गई थी? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए समझिए, तरंगदैर्घ्य दिया है, लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको क्या लिख सकते हो? मीटर। हो गया। और ये कलांतर दिया है, कलांतर का मतलब डेल्टा फाई का मान, और वो है 100। आपसे डेल्टा एक्स पथांतर पूछ रहा है। कलांतर और पथांतर के बीच संबंध हमने लिखा था, अब आपको नहीं याद है तो अलग बात है। सूत्र क्या था बताएंगे? पथांतर और कलांतर के बीच सूत्र क्या था? कलांतर बराबर था डेल्टा फाई बराबर था कितना? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा बटे पथांतर इंटू पथांतर, यही सूत्र है। कलांतर और पथांतर का कॉपी खोलिए, देखिए जहां समपोषी विनाशी व्यतिकरण पढ़ाया गया होगा वहीं देखिए कलांतर और पथांतर के बीच संबंध में ये सूत्र लिखा गया होगा। मिला? देखिए मिला? मिला जी। कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, यही है ना? यही सूत्र यहाँ इस्तेमाल करना है। हमको निकालना क्या है? पथांतर, ये निकालना है। तो जब ये निकालेंगे तो लैम्डा का इधर गुणा हो जाएगा, लैम्डा का गुणा होगा तो हो जाएगा डेल्टा फाई इंटू लैम्डा, और ये इधर आएगा तो 2 बराबर डेल्टा। अब इनके मान रख दीजिए। देखो इसका मान है 100, लैम्डा का मान है 5000 गुणे 10 पे माइनस 2, पाई का मान 100 होता है ना? देखो 2, अब पाई का मान 100, डेल्टा 180 से 180, 2 से इसमें भाग दे दो 5000 में, तो कितना आएगा? डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा 2500 गुणे, तो कितना आया? हाँ बताओ, 1 2 3 अंक इधर दशमलव ला दोगे तो 3 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो पथांतर इतना आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है। परावर्तित
प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। आने वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दिया गया है। ठीक है, जो प्रकाश आ रही है उसका तरंगदैर्घ्य इतना है, जब परावर्तित होगी तल से तो उसकी आवृत्ति पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है परावर्तन के घटना में आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है, ना तो अपवर्तन के घटना में। दोनों घटना में प्रकाश की आवृत्ति बदलती नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर केवल आवृत्ति निकालनी है। तो आवृत्ति कैसे निकलेगी? पहले तो तरंगदैर्घ्य देख लो, 5000 एंगस्ट्रॉन यानी 10⁻⁻10 मीटर ये दिया है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर c बाई, यही होता है ना। c का मान क्या होता है? 3.0 गुणे 10 पे, और लैम्डा है 5000 गुणे 10⁻⁻10। ठीक है जी, करना क्या है तीनों जीरो हमें जोड़ दो तो 3/5 हो जाएगा। ऊपर है 10 पे 8, 3 जीरो इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 10 पे माइनस 3 में 5 से भाग दोगे 0.6 हो जाएगा। और ये ऊपर जाएगा तो 10 पे जुड़ के कितना हो जाएगा? 15। 0.1 अंक आगे ले जाओगे तो इसमें एक माइनस करोगे, इतना हर्ज हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।